हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 की बायोलॉजी बुक से 5वें चैप्टर को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। आपको पहले से पता है कि जेनेटिक्स या अनुवांशिकी वाले चैप्टर से लगभग 25 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से आते हैं और इसका हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्टिंग करते हैं हम वंशागति व विभिन्नता के सिद्धांत। वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत शब्दों का यहां पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्दों का अर्थ क्या होता है और ये वंशागति किसे कहते हैं या विभिन्नता किसे कहते हैं। इन सबको जानने से पहले शब्दों को आप संधि विच्छेद करके अध्ययन करेंगे तो उसका आपको अर्थ पता चल जाता है कि वंशागति अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश से दूसरे वंश तक, उसी को बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम वंशागति के माध्यम से समझते हैं। और तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या जाते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से एक जीव हमें अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता आ रहा है और यही एक प्रकृति का संतुलन बनने में बहुत सहायक होता है। आजकल प्रजनन की जो यह प्रक्रिया है, प्रजनन के द्वारा अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन की प्रक्रिया की सहायता से जीवन के लगातार लगातार बने रहने की जो प्रक्रिया है, इस संसार में जीवन में बने रहने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम एक शब्द में कह सकते हैं कि इसको हम जीवन की निरंतरता कहा जाता है। कि प्रजनन की प्रक्रिया की सहायता से जीवन के लगातार बने रहने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीवन की निरंतरता कहते हैं। यहां पर हम शब्दकोशों पर आते हुए कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, लाइक बेगेट्स लाइक, अर्थात लाइक बेगेट्स लाइक शब्द का जो अर्थ होता है कि अर्थात प्रत्येक जीवधारी, जितने भी जीवधारी संसार में है, इस प्रकृति में है, प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संरचना वाले, अपने ही समान गुणों वाले क्या करते हैं, अपने ही समान गुणों वाली संतानों को उत्पन्न या जन्म देता है। तो इस आधार पर हमने देखा है कि जैसे कुत्ते की जो संतान होती है कुत्ते के समान है, बिल्ली की जो संतान है बिल्ली के समान होती है, उसी प्रकार मानव की जो संतान है वो मानव के समान होती है। लेकिन यहां पर संतानों में भी एक ही जनक से उत्पन्न यदि दो पुत्र पैदा हुए हैं तो दोनों के लक्षणों में कुछ ना कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है। दोनों के लक्षणों में अंतर देखने को मिलता है। उनकी बाह्य आकृति को देखेंगे तो उसमें हमको अंतर मिलता है और प्लस उनके व्यवहार में भी हमको अंतर देखने को प्राप्त होता है। तो जो ये अंतर प्राप्त होता है इसी को एक शब्द में हम कहते हैं विभिन्नता, वेरिएशन, विभिन्नता कहलाती है। और वंशागति का अर्थ है कि अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होने की जो स्थानांतरित होते हैं, क्या स्थानांतरित होते हैं, अनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित होते हैं। तो यहां पर हम शब्दों की व्याख्या करके इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला वर्ड आया है अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो बोलता है ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होते हैं। जैसे हमारे माता पिता से उनके जो लक्षण है वो हमारे अंदर आए हैं, तो बोलता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो संचरित होते हैं उनको हम बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन को आप और जोड़ लीजिए कि जो विभिन्नताएं, अब यहां पर हमने किसकी बात की, लक्षणों की बात की। अब हम बोलते हैं ऐसी विभिन्नताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, विभिन्नताएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती हैं, ऐसी विभिन्नताओं को हम वंशागतिक विभिन्नता कहा जाता है। तो यहां पर अनुवांशिक लक्षण को मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया और वंशागतिक विभिन्नता किसे कहते हैं उसको मैंने आपको समझा दिया। दूसरा यहां पर पॉइंट आता है, देखो यहां क्योंकि हमारे एक शब्द आ गया यहां पर अनुवांशिक लक्षण शब्द आ गया।
अब ये अनुवांशिक लक्षण क्या है, अनुवांशिक लक्षण के बारे में बता दिया मैं। तो इसी के अंतर्गत आता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकी को बोलता है अनुवांशिक लक्षण, जो लक्षण हमारे अंदर है, हमारी हाइट को लेकर के, हमारे चेहरे की बनावट को लेकर के, हमारे रंग को लेकर के, हमारे रूप को लेकर के, हमारे व्यवहार को लेकर के, ये सब हमारे लक्षण हैं। तो बोलता है अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और उनके कारणों का अध्ययन, कि किस प्रकार से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुई, किस विधि से स्थानांतरित हुई, कौन सा कारण है जिसके कारण ये ऐसा बना हुआ है। तो संचरण की विधियों का एवं उनके कारणों का अध्ययन करना को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी कहा जाता है। कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरित होने वाले अनुवांशिक लक्षण का संचरण की जो विधियां हैं एवं उनके कारणों का अध्ययन करना अनुवांशिकी कहलाता है। या हम कहें लक्षणों की अनुवांशिकता के अध्ययन को, लक्षणों की अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहा जाता है। अब यहां पर एक शब्द आता है विभिन्नता। विभिन्नता के बारे में बात करते हैं। तो अनुवांशिकी जो हमने भी आपको बताया कि लक्षणों की अनुवांशिकता के अध्ययन को हम क्या कहा, हमने अनुवांशिकी कहा। तो बोलता है अनुवांशिकी जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में वाटसन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस अनुवांशिकी शब्द का क्या किया था, उपयोग किया था। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था, वाटसन था। और आपको हम एक चीज बता दें कि मानव को 8000 से 10,000 ईसा पूर्व इस बात का ज्ञान हो चुका था कि विभिन्नताएं जो होती हैं, विभिन्नताओं का कारण क्या है, तो लैंगिक प्रजनन है। लैंगिक प्रजनन के दौरान कारण ही विभिन्नताएं देखने को प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार से एक संयोग बनता है कि एक माता पिता से उत्पन्न संतान के लक्षण अपने माता पिता के समान ही होते हैं। और इसी प्रकार हर जीवधारी में यह प्रक्रिया संचालित होती है। तो विभिन्नता के बारे में बोलता है कि आपको भी पता है कि जितनी भी संतानें हैं वह संतानें अपने संतानों के जो लक्षण होते हैं वह लक्षण अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं। और यदि फिर भी एक ही माता पिता की दो संतानें, जो चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक ही माता पिता की दो संतानें हूबहू एक जैसी नहीं होती हैं, यदि वह जुड़वा पैदा ना हुई हो तो। यदि जुड़वा पैदा ट्विंस बेबी जो होते हैं उनके जो आकार है मार्फोल हम उसका अध्ययन करें तो वो देखने में हमको एक समान दिखते हैं, लेकिन उनमें भी व्यवहार में अंतर हमको देखने को प्राप्त होता है। तो यहां पर वो चीज बोलता है विभिन्नता किसे कहते हैं कि संतानें अनेक लक्षणों में माता पिता से मिलती जुलती रहती हैं, फिर भी एक ही माता पिता की कोई दो संतानें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। यहां पर एक कंडीशन है कि यदि वो ट्विंस बेबी ना हो तो। अब बोलता है माता पिता की विभिन्न संतानें, अब उनकी विभिन्नताओं की यदि हम बात करते हैं तो माता पिता की विभिन्न संतानों में, विभिन्न मतलब मान लो एक दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, तो बोलता है उनकी जो संतानें हैं उन सभी संतानों में क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। जितनी भी संतानें हैं सब में भिन्न, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, कोई हेल्दी होता है, कोई दुबला होता है, किसी की बनावट शरीर का जो चेहरा होता है पिता से मिलता रहता है, किसी का माता से मिलता रहता है। तो बोलता है जितनी भी संतानें होती हैं सभी संतानों में क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। और जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली इसी विभिन्नता को हम क्या बोलते हैं, इसी भिन्नता को हम बोलते हैं विभिन्नता कहा जाता है, वेरिएशन कहते हैं। जो जीवधारियों के बीच में क्या पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भिन्नताओं के बारे में या विभिन्नताओं के बारे में यदि हम उनके प्रकारों की बात करते हैं तो इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार है प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा है उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर हम विभिन्नता को दो श्रेणियों में बांटते हैं। तो प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर जिसको हम डिवाइड करते हैं या इसमें हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, तो इनमें दो प्रकार की कोशिकाओं में आधार पर हम इसका अंतर पढ़ते हैं। एक दैहिक विभिन्नता और दूसरा जननिक विभिन्नता।
के द्वारा इसमें देखो प्रभाव, दैहिक मतलब आपका जो जीवधारी जिस जगह पर रहता है उसके आधार पर उसकी बॉडी में एडॉप्शन हो जाता है और उसमें कुछ रंग रूप को लेकर के कुछ अंतर हमको देखने को प्राप्त होता है, जो कुछ समय तक ही रहता है। उसके पश्चात वह अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित नहीं होता है। वैसी ही जैनिक विभिन्नताएं हैं जो आपका लैंगिक प्रजनन के दौरान जो अंतर देखने को मिलता है, ये विभिन्नताएं। दूसरा है उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर जो विभिन्नताएं होती हैं, ये दो प्रकार की हैं, सतत और असतत। सतत मतलब जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, और असतत जो एक पीढ़ी में ही जाकर के समाप्त हो जाती हैं, उनको हम असतत विभिन्नताएं कहते हैं। तो इस आधार पर हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्नताओं के अंतर्गत, आनुवंशिकी चैप्टर के अंतर्गत हम इसमें किन कारणों से ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, वह किन गुणसूत्रों के कारण, उनका कारण क्या है, उनका फैक्टर क्या है, गुणसूत्र उनका कारण बनता है या कुछ और बनता है, किस आधार पर इसके बारे में हमको जानकारी मिली, तो इसकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू।